नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास विद्युत चल रही थी जिसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व क्लास में हमने श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था। इसी के साथ हमने कल अध्ययन भी किया था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणीक्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन। आज अपन पार्श्वक्रम संयोजन कैसे होता है और इस पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसी का अध्ययन करेंगे। तो पार्श्वक्रम संयोजन इसे हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। हमारे घरों की जो विद्युत व्यवस्था होती है वह समांतर क्रम संयोजन में होती है। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं? हम लोग तीन प्रतिरोध का चयन करते हैं। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। तीन प्रतिरोध हमने लिए। पहला प्रतिरोध है, इसे हम R1 से दर्शाएं, दूसरे को R2 से और तीसरे को R3 से। तो हमारा समांतर क्रम संयोजन कौन सा होता है? इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे, प्रारंभिक सिरे हम आपस में संयोजित कर देते हैं ऐसे। ठीक है भाई। इनके अंतिम सिरे ये इस प्रकार से हम संयोजित कर देते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी व्यवस्था है हमारी? ये समांतर क्रम संयोजन की व्यवस्था है। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे आपस में और अंतिम सिरे आपस में संयोजित हो या जुड़े हो, ऐसी व्यवस्था को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको लिख के बता देता हूं मैं, ताकि आप लोगों के नोट्स बनाने में उपयोगी सिद्ध हो। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के प्रथम सिरे आपस में तथा अंतिम सिरे आपस में संयोजित हो तो उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के प्रथम सिरे आपस में तथा अंतिम सिरे आपस में संयोजित हो तो उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। आप अपने नोट्स के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके आधार पर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप लोगों के समझ में आ गई होगी। हमने जितने प्रतिरोध लिए थे उन प्रतिरोधों के पहले सिरे आपस में जोड़ दिए और अंतिम सिरे आपस में जोड़ दिए, तो ऐसी व्यवस्था हमारी क्या कहलाएगी? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन कहलाएगी। इसको अपन हम लोग परिभाषित कैसे करें? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के प्रथम सिरे आपस में तथा अंतिम सिरे आपस में संयोजित हो तो उसे पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध हम क्यों निर्धारित करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। पार्श्वक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। इस पार्श्वक्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध को समझने के लिए सबसे पहले हम एक परिपथ तैयार करते हैं। ये प्रतिरोध हमारे लगे हुए हैं, इस परिपथ को हम बनाते हैं।
परिपथ को बनाने के लिए हमें एक बैटरी की आवश्यकता होगी, एक कुंजी, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का उपयोग करेंगे। ये विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाएंगे जो सदैव प्लस से माइनस की ओर होता है, ऐसे बता सकते हैं अपन। ठीक है भाई। अब इस परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है इसका मान हम एमीटर से ज्ञात करेंगे, लेकिन विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी, और हम जानते हैं कि वोल्टमीटर पार्श्वक्रम में संयोजित होता है। तो हम क्या करें, इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग वोल्टमीटर लगा के देखते हैं। सबसे पहले यहां वोल्टमीटर लगा के देखा, जो भी मान आया, पूरे परिपथ का हम लोग विभवांतर ज्ञात करेंगे। पूरे परिपथ का विभवांतर हमें कैसे पता करना है, इस पे पार्श्वक्रम संयोजन में हम वोल्टमीटर लगा देंगे। ठीक है, इसका विभवांतर हमें ज्ञात हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह विद्युत धारा यहां एमीटर लगा के उस विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारी विद्युत धारा का जो भी मान आया आई से अपन दर्शा के उसका मान नोट कर लेंगे। उसके बाद में परिपथ को बंद करके यह एमीटर यहां से हटा देंगे। ये परिपथ को इस प्रकार अब हम लोग पूरा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोध के सिरों पर जो धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान हम नोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, परिपथ को बंद करके सर्वप्रथम पहले प्रतिरोध के सिरों पर एमीटर लगा के इस पहले प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। जितना मान आता है, पहला प्रतिरोध के सिरों पर लगा रहे हैं तो I1 लिखे उसका मान हम नोट कर लेंगे। जितना मान आया हमने नोट कर लिया। फिर स्विच को बंद करके हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे परिपथ पर एमीटर लगा के विद्युत धारा का मान नोट कर लेंगे। इसी प्रकार तीसरे परिपथ पर एमीटर लगा के विद्युत धारा का मान नोट कर लेंगे। तो हमने देखा तीनों प्रतिरोध की जो विद्युत धारा का मान आया है उसका और हमारी कुल विद्युत धारा के मान में कोई संबंध है क्या। तो हम देखते हैं कि हमारे परिपथ में कुल जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी वो तीनों प्रतिरोधों पर प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होती है। क्या योग के बराबर होती है। तो आपने परिपथ समझ लिया। अब मैं इस परिपथ को हटा रहा हूं कि परिपथ में कुल विद्युत धारा अलग अलग प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है जो हम लोगों ने परिपथ तैयार करके विद्युत धारा का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो इसका गणितीय रूप हम क्या बनाएंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। अब विद्युत धारा हम ओम के नियम से कैसे ज्ञात करेंगे। तो ओम के नियम से विद्युत धारा कैसे ज्ञात करें, I बराबर V बटा R। इसको 2 नंबर देंगे। अब हमने इस विद्युत धारा को कैसे ज्ञात किया, हमने हमारे परिपथ में अलग अलग प्रतिरोधों पर एमीटर लगा के विद्युत धारा का मान ज्ञात किया। तो वही बात हम यहां दोहराएंगे। R1
R1 कौन सा प्रतिरोध है? पहला प्रतिरोध है, तो हम कहेंगे R1 यानी प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा कौन सी हो जाएगी? हमारी I1। तो ओम के नियम से कैसे ज्ञात करें? I1 V बटा R1। ठीक है भाई। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा हमारी हो जाएगी I2 बराबर V बटा R2। इसको नंबर 3 दे दें, इसको नंबर 4 दे दें। हमारे कितने प्रतिरोध हमने चयन किए थे? 3 प्रतिरोध। तो R3 प्रतिरोध के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? I3 बराबर V बटा R3। हमने परिपथ से निर्धारित किया था कि पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर का मान सदैव समान होता है, इसीलिए हमारी V क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। अब हम क्या करेंगे? आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी समीकरण 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनका मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान रखने पर हमारी समीकरण 1 क्या है? तो यह है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए ओम के नियम से समीकरण 2 देखिए, I की जगह रख देंगे अपन V बटा R, I1 की जगह V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ये आ जाएगा। नीचे वाला मैं मिटा देता हूं। अब इसमें देखिए V विभवांतर हमारा कॉमन है, इसलिए V को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो शेष क्या बच गया? 1 बटा R1 R2 बटा R3, ये बच गया हमारा, शेष रह गया V बटा R। तो V से V हम लोग काट देंगे, तो शेष हमारे पास क्या बच गया? 1 बटा R, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। इसको हम मान नंबर दे देंगे ये 6। ये देखिए, ये हमारा निष्कर्ष निकला है। तो पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर समान क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि पार्श्व क्रम संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, ये प्रतिरोध हमारे पास इनकी संख्या घट जाए या बढ़ जाए। मान लीजिए प्रतिरोध हमारे पास 2 हो, या प्रतिरोध हमारे पास 4 हो, 5 हो, तो इसका निर्धारण अपन कैसे करें? इसका निर्धारण हम इसी हिसाब से कर सकते हैं। प्रतिरोध की संख्या बढ़ जाए Rn, आपको यहां नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लेके चलूं, यहां आपको दिख जाएगा। ये देखिए, मैं इसको यहां बता रहा हूं। यदि प्रतिरोध की संख्या हमारे पास बढ़ जाए, Rn नंबर ऑफ प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमारी अब यहां से निष्कर्ष के रूप में हमें यह बात समझनी है कि हमारे घरों की विद्युत व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन में क्यों होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि हमारे घरों की विद्युत व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन में इसीलिए होती है ताकि अलग अलग प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाए। इसी कारण हमारे अलग अलग उपकरण हैं, इसके लिए हम अपना अलग अलग स्विच का उपयोग करते हैं ताकि उनमें सब में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित हो सके। नोट कर लिया होगा आपने। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इन क्लासों का लाभ मिल सके। धन्यवाद।